दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका न्यूहबन क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्लास 12th के दूसरे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के दूसरे पार्ट के ऊपर। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे जो पार्ट की इसकी, जो कि है निषेचन पूर्व घटनाएं। एक्चुअली निषेचन पूर्व घटनाओं की मैं बात करूं तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है डिटेल में पुंकेसर के बारे में, एंडोसियम और गाइनोसियम के बारे में। ओके, तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, आज मैं बताने वाला हूँ लघु बीजाणुधानी व उसकी संरचना के बारे में। एक्चुअली लघु बीजाणुधानी जो होती है वो आपके पुंकेसर के अंदर में पाई जाती है, क्योंकि पुंकेसर जो होता है वहाँ पे छोटे छोटे युग्मक बनते हैं जिसे हम पराग कण बोलते हैं। ठीक है, और ये पराग कण छोटे होने की वजह से हम इसे लघु बीजाणु बोलते हैं, ठीक है, या पराग कण बोलते हैं। और जहां पे ये रहते हैं उसको बीजाणुधानी बोलते हैं, क्योंकि ये लघु होते हैं तो इसको हम लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। आपके जो पुंकेसर होता है उसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे आप फिगर देखिएगा, ये जो पार्ट होता है ये होता है आपका फिलामेंट और ये वाला पार्ट होता है एंथर। ठीक है, अब यहाँ पे फिलामेंट का कोई विशेष काम नहीं होता है, ये भैया केवल आता है और इसका काम क्या होता है कि ये भाई साहब इनको पोषण देने का काम करते हैं और फूल में लगाने रहने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इस एंथर को हम बोलते हैं पराग कोश। ठीक, पराग कोश हम बोलते हैं। और अगर ध्यान से देखिए, अगर इसको देखा जाए तो ये दो पराग कोश हैं और दो पराग कोश में ये आपस में जुड़े हुए हैं योज के द्वारा, कनेक्टिव के द्वारा। ये पहले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कभी कभी हम इसको अगर काटेंगे तो अंदर में ये कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए इसको काट दिया जाए और ऐसे इसको खड़ा करके देखा जाए तो ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो इसको हम बोलेंगे मोनोथिकस प्लांट या मोनोथिकस पुंकेसर, मोनोथिकस एंडोसियम। ठीक है, या मोनोथिकस आप पॉलन सैक बोल सकते हो। तो कहने का मतलब क्या, क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पाली होती है तो मतलब इसे मोनोथिकस बोलते हैं, मतलब क्योंकि इसमें एक ही पाली होती है। जब कभी इसको हम देखेंगे और इसमें कुछ इस तरह की संरचना दिखाई पड़ेगी, एक यहाँ पे पालियां होंगी, एक यहाँ पे होगी, तो इसे बोलते हैं डाइथिकस। तो यहाँ पे जो आपको बताया गया है ये डाइथिकस फ्लावर के बारे में बताया गया। जैसे आपको जैसे सरसों का फ्लावर होता है, मटर का होता है, जबकि मोनोथिकस में गुड़हल का जो फूल होता है वो आता है। ठीक है, एक्चुअली अगर यहाँ पे हम देखें इस चीज में तो ये आपको जो स्ट्रक्चर बताया गया है ये एक प्रकार का अनुदैर्ध्य मतलब ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर है या ट्रांसवर्स काट है आपके एंथर की। ठीक है, अगर हम एंथर को इस तरह से काटते हैं और फिर ऐसे उठा के देखते हैं तो ये इस तरह की संरचना आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये संरचना पढ़ना आपके लिए जरूरी है। और इसी के अंदर में जो आपके बीजाणु होते हैं, कहने का मतलब जो पराग कण होते हैं उसका निर्माण होता है और इसी को हम बोलते हैं बीजाणुधानी। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, बीजाणुधानी। ध्यान से देखिएगा, ये एक प्रकार का पॉलन सैक है और इस पॉलन सैक के अंदर में जो संरचना होती है, जो परतें होती हैं वो क्या होती हैं, कुल मिला के इसके ऊपर 4 परतें पाई जाती हैं। वो चारों परतें आप ध्यान दीजिएगा। चारों परतों में जो सबसे पहली परत होती है, बाहर की परत, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और उसके अंदर में जो एपिडर्मिस का मतलब बाह्य त्वचा, फिर होता है दूसरा एंडोथीसियम। एंडोथीसियम यहाँ पे है। ठीक है, एंडोथीसियम को क्या बोलते हैं हम, अंतःत्वचा। और एकदम अंदर में जाओगे तो यहाँ पे, ठीक है, ये वाली पार्ट इसे बोलते हैं मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर होती है और अंदर जाएंगे तो ये टेपिटम होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये टेपिटम होता है और टेपिटम के अंदर ही बहुत अधिक मात्रा में जो आपके परागकण होते हैं वो भरे होते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो जो टेपिटम होता है और जो मिडिल लेयर होती है वो थोड़ी सी नम होती है, और जब जो पॉलन सैक होता है, पराग कोश होता है, ये जब फटने का जब इसका समय आता है तब ये इसकी मदद करते हैं। ठीक दोस्तों, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा और देखें कि बीजाणु जनन यहाँ पे होगा, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो है जिसे हम टैपेटम बोल रहे हैं, यहाँ पे बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, मतलब मात्र लघु बीजाणु कोशिका पाई जाती है। और ये पार्ट होता है बीजाणुधानी, ये बात याद रखिएगा, ये बीजाणुधानी होता है, ये और ये। और इसके अंदर में क्या होता है कि मात्र मतलब मदर सेल्स पाई जाती हैं जो कि पराग कण को बनाती हैं। ठीक है, जो कि पराग कण को बनाती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऐसे कोशिका होती है, ऐसे लगी होती है। ठीक, और ये कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक होता है। क्या, एक केंद्रक होता है।
और ये केंद्रक, यहाँ पे आप फिगर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये केंद्रक जो होते हैं मियोसिस करते हैं। कहने का मतलब अर्धसूत्री विभाजन करते हैं और अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद में चार चार केंद्रक बना लेते हैं। अच्छा, ये जो डिवीजन है ये दो तरह का होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली अपने आप जो उसमें एक केंद्रक होता है वो चार केंद्रक में बदल जाता है, और कोशिका द्रव्य का विभाजन तब होता है जब चार केंद्रक बन जाता है। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पहले एक बार समसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद क्या होगा, पूरी सेल बन जाएगी, फिर उन दोनों सेल्स में विभाजन होगा, तब जाके वो सेल्स बनती है। ठीक है, तो जब भी आपको पता है कि जब भी यहाँ पे मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो अगुणित होती हैं। अगर हम 2n कोशिका की बात करें, मतलब द्विगुणित कोशिका की बात करें, अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी वो यन कोशिकाएं होंगी। ठीक है, मतलब यन कोशिका का क्या मतलब होता है सर? यन कोशिका का मतलब होता है कि अगुणित कोशिका होती है, इसमें जो गुणसूत्र होगा वो आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आधे गुणसूत्र वाले जो मात्र कोशिका है उसके केंद्रक इस तरह से चार केंद्रक बनाते हैं, और फिर चारों केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है, कोशिका द्रव्य आ जाता है, और कोशिका द्रव्य जब आ जाता है तो वो बन जाते हैं बीजाणु कोशिका, जिसे हम परागकण कहते हैं, जो बाद में परागकण का रूप ले लेते हैं, मतलब वो ग्रो करके। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया, और ये जो बताया कि जो मात्र कोशिका से आपके परागकण बनते हैं कुछ इस तरह से, ये होता है बीजाणु जनन, और ये आपके बीजाणुधानी के अंदर होता है। ठीक है, जब पूरी तरह से परागकण परिपक्व हो जाते हैं, ध्यान से सुना, जब पूरी तरह से परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो जो आपकी टेपेटम वाली लेयर है और मिडिल लेयर है ये थोड़ी सी गीली होती है, और गीली होने की वजह से ये फट जाती है, और फिर जो आपकी एकदम बाहर वाली लेयर होती है वो धीरे धीरे वो भी फट जाती है और परागकण बाहर आ जाते हैं, और फिर वो परागण करते हैं। परागण मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब आपको दीर्घ बीजाणु के बारे में बता दूंगा, मतलब जो स्त्री केसर होता है उसके अंदर क्या कैसे होता है उसके बारे में बता दूंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया आपका बीजाणुधानी, मतलब ये पॉलन सैक हो गया, ये बीजाणुधानी इसके अंदर में हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से बीजाणु जनन होता है। देखो, ये मैं आपको रैंडम स्टडी करवा रहा हूँ, कहने का मतलब एक क्रैश कोर्स के रूप में आपको पढ़वा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं चीजों को नहीं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो आपको हर चीज डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा जरूर, तो हम हर चीजें आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, डिटेल में बताएंगे, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा और समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो मैंने यहाँ पे अभी चीजें बताई। ठीक, अभी हम बात करते हैं कि जो परागकण बनते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं और क्या होते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं परागकण की, तो यहाँ पे आप फिगर देखिएगा, ये होते हैं आपके परागकण। ओके, देखो एक्चुअली जो परागकण है सर, ये गोल हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं। ठीक, ये कई रूप में होते हैं, हर पौधे के ऊपर डिपेंड करता है ये किस रूप में होंगे। यहाँ पे जो मैंने बताया है ये गोल सा है, और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक परागकण जो होता है वो एक लघु बीजाणु होता है, और इसके अंदर में दो केंद्रक होते हैं। एक्चुअली पहले एक ही केंद्रक होता है, लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन करने वाला होता है तब यहाँ पे एक केंद्रक ये होता है और एक केंद्रक यहाँ पे होता है, कुल मिला के दो केंद्रक हो जाते हैं। एक ही केंद्रक होता है वो दो में बढ़ जाता है, और एक जो होता है वो वेजिटेटिव सेल्स बनाता है, और वो पूरे के पूरे जो कोशिका द्रव्य है इसके अंदर उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इसे हम ट्यूब नालिका भी ट्यूब केंद्रक भी बोलते हैं, नालिका केंद्रक भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं पूरे संरचना की बात करूं परागकण के, तो पूरे परागकण में एक छिद्र होता है। ठीक, इस छिद्र को हम बोलते हैं जर्मपोर या जनन छिद्र। होता क्या है कि जैसे कोई भी परागकण जब स्फुटन के बाद बाहर निकलता है तो वो परागकण वैसे वहीं पड़ा रहता है या फिर उड़ जाता है हवा के माध्यम से। अगर मान लीजिए वहीं पड़ा रहता है तो किसी कीट के माध्यम से पहुंचेगा, उसे परागण हम बोलते हैं, परागण में बात करेंगे इसके बारे में। तो ये जब किसी दूसरे पौधे या अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वो स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र होता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे मैं आपको बता दूं,
जब भी मैं परागण पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा। ये वर्तिकाग्र है पौधे का, और यहाँ पे जब पहुंचता है तो वर्तिकाग्र में बहुत ज्यादा नमी होती है और यहाँ पे प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इन भाई साहब को थोड़ा सा नमी देते हैं तो ये सोखते हैं नमी को परागकण और ये फूल जाते हैं, ठीक। फूलने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ चारों तरफ भी एक आपको दिखाई पड़ रहा होगा कुछ सील्ड जैसी संरचना है और बीच में ये जननपोर है, ठीक। अब सील्ड जैसी ये जो संरचना होती है ये एक प्रोटीन की बनी होती है जो होता है स्पोरोपोलेनिन, ठीक। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पदार्थ है जो कि दुनिया का ऐसा पदार्थ है जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, अभी तक इसको अपघटित करने वाला एंजाइम नहीं मिला है, मतलब ये सबसे मजबूत पदार्थ है। और इसी की वजह से जो आपका ये इस परागकण होता है ये अगर बहुत दिन तक ऐसे पड़ा रहे तब भी बचा रहता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ये सेल्यूलोज का बना होता है, इसे हम एंटाइन बोलते हैं, और ये बाहर को एक्साइन बोलते हैं, ठीक है, ये होता है। उसके बाद चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये आपका एक ये जननपोर जो होता है मतलब जनन छिद्र होता है। उसके बाद अगर हम ये देखें, एक ये केंद्रक, एक ये केंद्रक, इस वाले केंद्रक को क्या बोलेंगे, ये होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो कि पूरी वेजिटेटिव सेल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये होता है आपका जनन केंद्रक, मतलब जनरेटिव सेल जो बनाएगा यहाँ पे जनन केंद्रक, ये जा करके फर्टिलाइजेशन करेगा, ये भी बाद में 2 भागों में बट जाता है। इसके बारे में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा बाद में कि क्या कैसे होता है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज देखिएगा, ये है रिक्तिका जिसको वैक्यूल बोलते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेटिव सेल्स हैं, ठीक। तो ये तो हो गया उसका काम। अच्छा, होता क्या है कि जब ये आकर के यहाँ पे जो वर्तिकाग्र है यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ से नमी को अवशोषित करेगा। नमी को अवशोषित करने के बाद में क्या होता है कि जो ये जननपोर है ये खुल जाता है, ठीक है। और ये जो वेजिटेटिव सेल्स है, जो ट्यूब नालिका होती है, वो क्या करती है, वो सारे कोशिका द्रव्य को भैया ऐसे लेकर के आती है और एक ट्यूब बनाती हुई चलती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो वर्तिका पल पार्ट होता है ये नालिका होती है, तो यहाँ पे ऐसे ट्यूब बनती हुई आती है और ये ट्यूब जो है ये पहुंच जाती है गाइनोसियम के मेन पार्ट में जहाँ पे बीजांड होता है, और जनन केंद्रक जो होता है इसी की सहायता से पहुंच जाता है आपके बीजांड तक और वहां पे फर्टिलाइजेशन कर लेता है, मतलब निषेचन करता है। तो वो सारी बातें जब परागण आपको पढ़ाई जाएगी तब वहां से अच्छे से बताई जाएगी। अभी आपको मैंने परागकण के बारे में बताया कि परागकण क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं परागकण के, और उसमें ठीक है, और इसका जो अंकुरण होता है वो कैसे होता है, जो यहाँ पे अंकुरण होता है, ठीक है, मतलब यहाँ से नमी को अवशोषित करके वो अंकुरित हो जाता है। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था मैंने जिसमें आपको बताया लघु बीजाणुधानी तथा उसकी संरचना के बारे में। देखो फिर से मैं बोल दूं, मैंने ये बहुत ही रैंडम स्टडी कराई, बहुत ही क्रॉस स्टडी कराई। तो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको और भी डिटेल में वीडियोस मिलेंगी। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको सही लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आपको आगे बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।